brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। अक्सर हमारे बहुत सारे दर्शकों को और मित्रों को ये शिकायत होती है कि नॉर्थ ईस्ट की खबरें हम थोड़ी कम दिखाते हैं। तो मैंने जो व्यक्तिगत तौर पर महसूस किया है वो ये कि या तो नॉर्थ ईस्ट में क्राइम की घटनाएं कम होती हैं, या फिर वहाँ के जो अखबार पब्लिकेशंस और चैनल्स हैं वो शायद क्राइम की रिपोर्टिंग उतनी शिद्दत से नहीं करते जितना रेस्ट ऑफ द कंट्री के पब्लिकेशंस और मीडिया हाउसेस करते हैं। तो ये मुझे एक बात व्यक्तिगत रूप से समझ में आती है। लेकिन आज जो घटना या जिस खबर के बारे में मैं आप सबके सामने चर्चा करने वाला हूँ उसका ताल्लुक नॉर्थ ईस्ट से है, और उस खबर ने सिर्फ नॉर्थ ईस्ट नहीं बल्कि पूरे देश को बहुत दुखी किया है, मर्माहत किया है। आप सब समझ गए होंगे मैं कौन से खबर की बात करने वाला हूँ। जी हाँ, जुबीन गर्ग, मशहूर सिंगर जिन्होंने अलग अलग भाषाओं में 38,000 से ज़्यादा गाने गाए और जिनके गानों ने लोगों के दिलों को छुआ, और जुबीन गर्ग एक कलाकार के तौर पर लोगों के दिलों पर राज करते रहे। लेकिन यही जुबीन गर्ग बेहद रहस्यमयी तरीके से 19 सितंबर को सिंगापुर में मौत का शिकार बन गए, हादसे का शिकार बन गए। ये मौत कैसे हुई इस पर अब भी रहस्य की मोटी चादर है, क्योंकि घटनाक्रम यानी जो जुरिस्डिक्शन है वो देश के बाहर का है। तो देखा जाए तो हमारे देश की पुलिस डायरेक्टली इस मामले में कुछ कर नहीं सकती, लेकिन हाँ, पुलिस कॉन्स्पिरेसी वाले एंगल को ज़रूर एक्सप्लोर कर सकती है, क्योंकि जो भी लोग जुबीन गर्ग के साथ लास्ट मौके पर थे, बहुत से जुबीन के चाहने वालों का ये मानना है कि वो लोग इस कॉन्स्पिरेसी में जुबीन गर्ग की मौत की साजिश में शामिल हो सकते हैं। और ऐसे ही अलग अलग बहुत सारे लोगों ने असम पुलिस को अपनी शिकायत दी है, कंप्लेंट दी है। और आप मतलब जानकर हैरान होंगे कि असम पुलिस ने इस सिलसिले में 54 यानी 54 एफआईआर दर्ज किए हैं। यानी मुझे ऐसा लगता है कि जितने कंप्लेंट आए होंगे पुलिस ने सारे कंप्लेंट जो है वो एफआईआर के तौर पर रजिस्टर किए हैं। जाहिर है 54 अलग अलग एफआईआर अलग अलग तो इन्वेस्टिगेट होंगे नहीं, सारे मामलों को एक साथ क्लब किया जाएगा और उसके बाद उसकी जाँच आगे बढ़ेगी। इस बीच असम के जो मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने भी इस मामले को बहुत गंभीरता से लेते हुए कहा है कि वो इस बड़े कलाकार जुबीन गर्ग की मौत के मामले की तह तक जाना चाहते हैं, और उन्होंने अपनी एजेंसीज़ को खुली छूट दी है कि वो तफ्तीश करके सच्चाई का पता लगाएं। लेकिन आखिर वो कौन से सरकमस्टांसेस हैं जिनमें जुबीन गर्ग की मौत हुई? क्या ये कोई एक्सीडेंट है? क्या कोई डीप रूटेड यानी गहरी साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है उसके पीछे, या फिर कोई और वजह है? तो फिलहाल पुलिस को और सारे लोगों को यही पता करना है, और सारे लोग ये जानना भी चाहते हैं। इसी बीच जुबीन गर्ग के जो परिवार के लोग हैं उनका भी स्टैंड, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू इस मामले में सामने आया है। जुबीन गर्ग का पार्थिव शरीर वो भारत लाया जा चुका है, और गुवाहाटी के एक स्टेडियम में उनको अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था उनके पार्थिव शरीर को, और लाखों की तादाद में लोग वहाँ पर जुटे। जो किसी बड़े पॉलिटिकल लीडर की मीटिंग में भी इतने लोग अपने आप नहीं आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जुबीन गर्ग को लेकर नॉर्थ ईस्ट के लोगों की, असम की कैसी दीवानगी थी। बाकी उनका सिक्का एज अ सिंगर पूरे भारत पर तो चलता ही था, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका वो जो गाना है या अली वाला, वो मेरे ख्याल से सबसे फेमस उनके गानों में एक है। तो एक कलाकार के तौर पर उन्होंने बड़ी लंबी लकीर खींची, जिसे शायद छोटा कर पाना या मिटा पाना किसी भी दूसरे कलाकार के बस का रोग नहीं है। और खैर, कलाकार ऐसे होते भी नहीं कि वो किसी की लकीर को मिटाए या छोटा करे, क्योंकि वो अपनी लकीर खुद ही खींचने में भरोसा करते हैं। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जुबीन गर्ग के साथ हुआ क्या, वो सीक्वेंस क्या था जिसमें उनकी मौत हुई। जुबीन गर्ग बेसिकली 4th नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के सिलसिले में सिंगापुर गए हुए थे, और सिंगापुर पहुंचने के बाद चूंकि उनके जो सराउंडिंग्स में लोग थे वो सारे उनके पहले से जानने वाले लोग थे, मिलने जुलने वाले लोग थे, तो उनके साथ जुबीन गर्ग जो है वो काफ़ी खुले हुए थे और उनके बीच पार्टीज़ का दौर चलता रहा। 19 सितंबर को जुबीन गर्ग अपने ऐसे ही कुछ मित्रों के साथ और करीबी लोगों के साथ सिंगापुर के जो बैक वाटर है वहाँ पर वो तैराकी के लिए गए थे, बोटिंग के लिए और तैराकी के लिए वहाँ गए थे। बहुत से लोग वहाँ पर तैराकी और बोटिंग करते हैं, कर भी रहे थे। इसी सिलसिले में उनका एक
कथित तौर पर एक लास्ट वीडियो भी सामने आया है। कथित तौर पर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके बाद और कुछ वीडियो है या नहीं है इसके बारे में पक्के तौर पर नहीं पता है, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन जो लास्ट वीडियो सामने आया है उस लास्ट वीडियो में जुबिन जो है वो एक यॉट में दिख रहे हैं और उनके साथ सराउंडिंग में बहुत सारे उनके जानने वाले लोग हैं। वो जुबिन गर्ग से कहते हैं कि आइए दादा पानी में थोड़ा स्विमिंग करते हैं। तो दादा जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र नहीं आते, वो स्विमिंग करने के लिए जाते हुए या जाने के लिए इंटरेस्ट शो करते हुए दिखते नहीं हैं। लेकिन लोग उन्हें इंसिस्ट करते हैं और उन्हें लाइफ सेविंग जैकेट जो होता है, इन्फ्लेटेड वेस्ट, वो उनको पहनाते हैं। इसके बाद वो पानी में डाइव लगाते हुए कूदते हुए भी दिखते हैं और कुछ देर तक वो तैरते हैं, फिर वो वापस चले आते हैं। तो ये पूरा सीक्वेंस है और ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर उनके लास्ट वीडियो के तौर पर काफ़ी वायरल हो रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि इस लास्ट वीडियो से ये पता चलता है कि जुबिन गर्ग को ज़बरदस्ती कुछ लोगों ने जो वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने पानी में उतारा, उनको इंसिस्ट किया, फोर्स किया, दबाव बनाया और वो पानी में कूद गए। लेकिन सच्चाई ये है कि ये जो वीडियो है, इस वीडियो में जो सीक्वेंस दिख रहा है उसमें जुबिन गर्ग की मृत्यु नहीं हुई। वो वापस तैराकी के बाद वापस चले आए थे। लेकिन इसके बाद हुआ ये कि दूसरी बार वो पानी में उतरे, ऐसी जानकारी है। और जब दूसरी बार पानी में उतरे तब उन्होंने वो लाइफ सेविंग जैकेट जो है वो नहीं पहनी थी और ये जो है एक घातक फैसला साबित हुआ और डूबने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस मामले में सामने आ चुकी है जिसमें मौत की वजह डूबने को ही बताया भी गया है। अब सवाल ये उठता है कि जब दूसरी बार वो पानी में उतरे तो बगैर लाइफ सेविंग जैकेट के वो क्यों उतरे? वहाँ उनके सराउंडिंग में जो भी उनके जानने वाले या मित्र लोग थे, क्या उन्होंने उनको लाइफ सेविंग जैकेट पहनने के लिए या बगैर जैकेट के पानी में उतरने से एक बार भी मना नहीं किया? एक सवाल तो ये भी है। हालांकि सवाल ये भी है कि खुद जुबिन दा ने ये फैसला क्यों किया कि वो बगैर लाइफ सेविंग जैकेट के नीचे उतरेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो लास्ट सीक्वेंस है, जिस सीक्वेंस में जुबिन गर्ग साहब की मृत्यु हुई, उस सीक्वेंस का कोई वीडियो अब तक सामने नहीं आया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या जानबूझकर उस सीक्वेंस का कोई वीडियो नहीं बनाया गया? क्योंकि अगर उसके पहले का जो इवेंट है उस सीक्वेंस को लोग शूट कर रहे हैं तो उसके बाद अगर कोई बगैर लाइफ वेस्ट के नीचे उतर रहा है, पानी में जा रहा है, तो नेचुरल है कि इंसान जब कहीं जाता है तो एक एक चीज़ को, इवेंट को वो कैप्चर करता है। आज के ज़माने में हर हाथ में मोबाइल है, कोई ना कोई तो कोई वीडियो बना रहा होगा। लेकिन सेकेंड वाला जो इंसिडेंट है जिसमें वाकई वो पानी में गए बगैर लाइफ जैकेट के और डूबने से उनकी मौत हुई, उस इंसिडेंट का कोई वीडियो अब तक सामने नहीं आया है। तो क्या ये महज एक कोइंसिडेंस है या फिर इसके पीछे कोई साजिश है जिसमें जानबूझकर उनको लाइफ सेविंग जैकेट या तो पहनने नहीं दिया गया या उनको उकसाया गया और गलत तरीके से वो पानी में चले गए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसकी जांच होनी है। जो लोग इस मामले में शक के घेरे में हैं उनमें जुबिन गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा का नाम सामने आया है और इसके अलावा जुबिन गर्ग के एक पुराने जानकार हैं, उनके साथी हैं शेखर गोस्वामी, प्लस ये जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के कुछ ऑर्गेनाइज़र हैं वो भी इस मामले में शक के घेरे में हैं। और इन तमाम लोगों के खिलाफ असम में बहुत सारे लोगों ने पुलिस कंप्लेंट की है, शिकायतें दी हैं, जिसके आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये क्लियर किया है कि वो एग्जैक्टली जो इंसिडेंट वहाँ पर हुआ है उस मामले की जांच तो ऑब्वियसली असम की पुलिस नहीं करेगी क्योंकि उसका जुरिस्डिक्शन ही नहीं लगता। लेकिन अगर जुबिन गर्ग की मौत के पीछे कोई साजिश है और साजिश में असम के लोग शामिल हैं तो वो इस मामले की तह तक ज़रूर जाना चाहेंगे। इस मामले की जांच फिलहाल सीआईडी के हवाले कर दी गई है और सारे लोग इसके तह तक जाना चाहते हैं। वो ये समझना चाहते हैं कि क्या ये कोई नेचुरल डेथ था या वाकई इसके पीछे कोई गहरी कॉन्स्पिरेसी थी। तो जो लोग शक के घेरे में हैं वो क्यों शक के घेरे में हैं, उसके पीछे वजह यह है कि ये वो लोग हैं जो लास्ट मोमेंट पर उनके साथ थे। तो क्या इन लोगों की ज़रा भी जवाबदेही या जिम्मेदारी नहीं थी कि वो जुबिन गर्ग की सुरक्षा का ख्याल रखते? हालांकि जुबिन गर्ग खुद बालिग हैं और अपनी सुरक्षा का ख्याल उनको भी रखना बनता है। बगैर लाइफ सेविंग वेस्ट के अगर वो तैराकी नहीं जानते हैं तो समंदर के बैक वाटर में वो कैसे उतरे, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जो लोग साथ में, लेकिन जुबिन तो अब खुद तो इस दुनिया में रहे नहीं, बाकी जो लोग साथ में थे अब उन पर सवाल उठने लगे हैं और इसीलिए पुलिस इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन इस बीच जुबिन के परिवार वालों ने भी इस मामले में अपना पक्ष रखा है। खासकर जुबिन की जो धर्मपत्नी है गरिमा गर्ग, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है और उस वीडियो में गरिमा जी ने ये कहा है कि उनके जो मैनेजर हैं सिद्धार्थ शर्मा,
उन पर उंगली उठाना ठीक नहीं है। सिद्धार्थ शर्मा को उन्होंने अपने भाई की तरह बताया है और ये कहा है कि परिवार के हर अच्छे बुरे मौके पर सिद्धार्थ जो है उनके साथ बिल्कुल चट्टान की तरह खड़े रहे। 2020 में उन्होंने बताया है, जुबिन की पत्नी ने, धर्मपत्नी ने, गरिमा गर्ग ने, कि 2020 में जब कोविड का दौर था तब जुबिन को एक बहुत ज़ोर का सीजर अटैक आया था और तब उनको लेकर मुंबई उनके परिवार को जाना था, खासकर उनकी वाइफ को जाना था। और इस समय भी सिद्धार्थ शर्मा जो जुबिन के मैनेजर हैं, उन्होंने पूरे परिवार का बहुत साथ दिया। लॉजिस्टिक्स से लेकर खाने पीने तक का इंतज़ाम करना, मुंबई में उनके इलाज के लिए प्रॉपरली लाइन अप करना, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो सिद्धार्थ शर्मा ने उस वक्त न की हो, ऐसा उनकी पत्नी गरिमा का कहना है। तो गरिमा ने लोगों से ये रिक्वेस्ट की है कि जुबिन गर्ग का जब अंतिम संस्कार हो तो वो सिद्धार्थ शर्मा को वहाँ पर आने के लिए दे, क्योंकि उनकी भूमिका जो है कम से कम शक के घेरे में नहीं लगती है, ऐसा गरिमा का कहना है। तो लेकिन दुनिया में और ख़ासकर असम में जुबिन के बहुत सारे ऐसे चाहने वाले हैं जिनको ऐसा लगता है कि शायद जुबिन के जो मैनेजर हैं सिद्धार्थ शर्मा, उनकी लापरवाही या जुबिन की मौत में उनकी साजिश भी एक वजह हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें फ़िलहाल रहस्य के तमाम परतों में दबी हुई हैं और इसके तह तक जाने के लिए असम की पुलिस और असम की सरकार कोशिश कर रही है। जुबिन गर्ग जो एक हरदिल अजीज़ गायक थे, उनका अंतिम संस्कार कल गुवाहाटी के करीब एक गांव है कुमारकुची, वहां पर किया जाना है, जिसकी तैयारी हो रही है। और अपने आप में जुबिन गर्ग का जाना, जो उनके चाहने वाले हैं, फैंस हैं, संगीत प्रेमी हैं, उन सब के लिए जो है एक बहुत ही दुखद और बहुत ही अफसोसनाक मौका है। इस पूरे मामले में तफ्तीश में और वो कौन सी बातें सामने आती हैं, इसके बारे में कुछ भी नया अपडेट होगा तो मैं वो अपडेट आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा। आज इतना ही, लेकिन आज इस पेशकश को ख़त्म करने से पहले आइए मेरी जो प्रीवियस स्टोरी है, जिस स्टोरी में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से पंजाब में 71 साल की एक बुज़ुर्ग महिला जो अपनी ज़िंदगी में तीसरी बार शादी करने जा रही थी, उसकी बहुत ख़तरनाक तरीके से हत्या कर दी गई। और उस हत्याकांड के पीछे का रहस्य क्या था वो मैंने अपनी प्रीवियस स्टोरी में बताया था। बहुत सारे लोगों ने उस पर कमेंट किया है। आइए कुछ कमेंट्स लोगों के पढ़ते हैं। सारंग चौहान हमारे दर्शक हैं, उन्होंने कमेंट किया है और उन्होंने अप्रिशिएट किया है कि तमाम अप्स एंड डाउन के बीच में, उतार चढ़ाव के बीच में मैं वो स्टोरी लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ था। थैंक यू वेरी मच। तीर्थ खैरा ने भी कमेंट किया और उन्होंने कहा है कि सर, सुप्रतिम सर, मैं लास्ट 10 ईयर्स से सिएटल में ही रह रहा हूँ और पर इस खबर का पता मुझे आपके ज़रिए चला। चलिए, ये हो सकता है। देखिए, ये बहुत ऑब्वियस भी है क्योंकि सिएटल कोई छोटी जगह तो है नहीं, पहली बात। और दूसरा ये कि हर एक आदमी को जो इंडियन सिएटल में सेटल है, आप उनको पर्सनली जानते हो, ये भी मुमकिन नहीं है। तो ये बहुत ऑब्वियस है कि आपको किसी दूसरे सोर्स से खबर का पता चले। और सबसे बड़ी बात ये कि सिएटल में बसी हुई जो NRI हैं, उनकी जो हत्या हुई वो ऑब्वियसली लुधियाना, पंजाब में हुई, भारत में हुई, तो सिएटल में वो खबर इस तरह से आई भी नहीं होगी। तो थैंक यू वेरी मच कि आप क्राइम तक को फॉलो करते हैं, जिसके ज़रिए आपको इस खबर की जानकारी मिली। धड़कन कुमारी समथिंग के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी एक कमेंट किया है। जगदीश के चांडेगड़ा जी हमारे रेगुलर लिसनर हैं, उन्होंने कमेंट किया और उन्होंने कहा है कि इस उम्र में शादी करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए थे, ये उम्र आराम करने की है। देखिए जगदीश जी, मुझे लगता है ये आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। हालांकि आपके पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू में भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन इंसान को अपने हिसाब से ज़िंदगी जीने की छूट होनी चाहिए। 71 क्या, मुझे लगता है कि अगर कोई 80-90 साल में भी शादी करना चाहता है तो ये उसका हक है, करे। अगर वो शादी करना चाह रहा है और सामने कोई शादी करने के लिए उसके साथ तैयार है तो हमें और आपको भला क्या दिक्कत होती है? कोई दिक्कत नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिएंगे। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। इसके अलावा कल्पा कोटी के नाम से एक आईडी है और उन्होंने कहा है कि 50 लाख की सुपारी देने के बजाय 35 लाख रुपये वापस कर देते और शादी तोड़ देता तो ये ज़्यादा बढ़िया था, मारने की ज़रूरत नहीं थी। बिल्कुल आपने सही बात कही। बेसिकली जो घटनाक्रम था उसमें एक NRI महिला की हत्या के लिए 50 लाख रुपए की सुपारी देने की बात सामने आई और ये कहा गया कि जिस आदमी ने सुपारी दी उसने उस NRI महिला से 35 लाख रुपए बोरो किए थे, यानी लिए थे। देखिए, 35 लाख रुपए बोरो किए थे, ये तो एक प्रूवन फैक्ट है, जो इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई है। लेकिन 50 लाख रुपए की जो सुपारी की बात है वो कमिटमेंट था, वो सुपारी का अमाउंट अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है। तो यहाँ ये भी है कि जो मास्टरमाइंड है, वो जो
सुपारी किलिंग को अंजाम देने वाला शख्स है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हेंचमैन या शूटर, जो भी कह लीजिए, यहाँ गोली नहीं चली है तो शूटर नहीं कह सकते, हेंचमैन कहेंगे। तो उस हेंचमैन को भी उस मास्टरमाइंड ने पैसे नहीं दिए हैं, वहाँ तो सिर्फ कमिटमेंट की बात है। तो ये हो सकता है कि जो मास्टरमाइंड है वो डबल क्रॉस कर रहा हो, जिससे पैसा लिया उससे तो ले लिया, और किसी को सुपारी देने का भी जो वादा किया उसे भी पूरा नहीं किया। तो जुर्म की दुनिया ऐसी ही होती है, वहाँ पर कोई मोरालिटी और नैतिकता वाली बात तो होती नहीं, तो इंसान कुछ भी कर सकता है। तो बढ़िया यही है कि जुर्म की दुनिया से दूर रहा जाए। खासकर वो बात मैं हमेशा याद रखता हूँ, क्राइम नेवर पेज वाली, और हम सारे लोगों को वो बात याद रखनी चाहिए। हिमांशु सोनी ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। रिकी सलारिया जी का कमेंट है, इसके अलावा अशोका शुक्ला का कमेंट है, उन्होंने स्टोरी टेलिंग की तारीफ़ की है और रेगुलर लिसनर अपने आप को बताया है। इसके अलावा मुकेश शर्मा जी का कमेंट है, बहुत बहुत स्वागत आपका। गौरव वत्स जी, और गौरव वत्स जी ने भी वही बात कही है कि चरणजीत जो कॉन्स्पिरेटर उस मामले में पाया गया है, मर्डर के मामले में, पैसा वापस कर देता तो ज़्यादा ठीक रहता। मुकेश शर्मा जी ने लिखा है कि सर कमेंट्स पढ़ने का टाइम नहीं हो तो कृपया कमेंट्स लाइक ही कर दिया करें। देखिए, अगर मैं कमेंट्स सुप्रतिम बनर्जी के आईडी से लाइक करूँगा ना, क्योंकि मैं क्राइम तक का जो हैंडल है, आईडी है, मैं यूट्यूब का वो यूज़ नहीं करता हूँ, उसके लिए हमारी अलग टीम है। तो मैं अगर सुप्रतिम बनर्जी के हैंडल से लाइक करूँगा तो वो आपको पता नहीं चलेगा कि किसने लाइक किया, क्योंकि यूट्यूब में लाइक का नंबर तो दिखता है, लेकिन कोई कमेंट कौन लाइक कर रहा है मेरे ख्याल से ये दिखता नहीं है। तो मैं बहुत सारे कमेंट्स देखता हूँ, बहुत सारे कमेंट्स लाइक करता हूँ, सारे कमेंट लाइक नहीं भी कर पाता हूँ। और एक आईडी है, उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं, MES समथिंग है, लेकिन वो नाम उसमें क्लियरली नहीं लिखा है, तो इसीलिए मैं वो पढ़ नहीं पा रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे आईडीज़ हैं जिस आईडी में क्लियरली नाम लिखा हुआ नहीं होता, और बहुत सारे लोग कमेंट में नाम लिखते भी नहीं हैं। अनु लखनऊ से इन्होंने कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। नितिन हांडा जी का कमेंट है, स्वागत, बहुत धन्यवाद आपका। इसके अलावा प्रदीप भांबू जी हमारे रेगुलर लिसनर और कमेंट भी करते हैं। योगेश कुमार जी ने भी कमेंट किया और उन्होंने इस बार कुछ फ़नी इमोजीज़ के साथ ये लिखा है कि अब वो और कमेंट नहीं करेंगे। देखिए, लास्ट कमेंट मैं इन्हीं का पढ़ रहा हूँ, और योगेश जी कमेंट करना बंद मत कीजिए, ये 2 वे कम्युनिकेशन वाली बात है। मैं हर आदमी का कमेंट एक दिन में नहीं पढ़ सकता, लेकिन कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कमेंट्स को अटेंड करूँ, जवाब दूँ, और आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को जो है पूरी बाकी लोगों के सामने रखूं। तो फिलहाल इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। एक बार फिर जुबिन गर्ग जी को मेरी ओर से और क्राइम तक की ओर से श्रद्धांजलि देते हुए मैं इस प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहता हूं। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।